बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बी के एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और उसके लिए हमने यहाँ पे लिमिट इवैल्यूएट करनी है। मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है तो वहाँ पे भी हम लिमिट सीख चुके हैं कि किस तरह हम किसी फंक्शन के लिए लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास वेक्टर फंक्शन गिवन है और इसके लिए यहाँ पे हमने वो लिमिट इवैल्यूएट करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ए, तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि लिमिट t टेंड्स टू 1 3ti n प्लस e टू द पावर tj n प्लस sin pi t के। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इसके लिए लिमिट इवैल्यूएट करनी है, तो इसका हमने तरीका सीखना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म यहाँ पे एडिशन में है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे हर एक टर्म के साथ अलग अलग लिखनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि लिमिट t टेंड्स टू 1 and 3ti। सेकंड फिर इस सेकंड टर्म के साथ भी इस तरह से लिखना है कि लिमिट t टेंड्स टू 1 and e टू द पावर 2t आवर j। फिर इस थर्ड टर्म के साथ भी इसी तरह से लिखना है कि लिमिट t टेंड्स टू 1 and sin pi t आवर k। तो इस तरह से हम हर एक टर्म के साथ ये अलग अलग लिखना है। जब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट अप्लाई करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे हमने t की जगह 1 पुट करना है, यहाँ पे भी t की जगह 1 पुट करना है और यहाँ पे भी t की जगह क्या 1 पुट करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे ये 3 हमारे पास वो कॉमन कांस्टेंट है तो इसको हमने फर्स्ट लिखना है, मतलब इसको हमने कॉमन करना है। तो यहाँ पे t पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो t की जगह हमने 1 पुट करना है। तो यहाँ पे ये 1 और i को इस तरह से वापस लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये e टू द पावर 2t है तो t की जगह 1 और इसके साथ ये j इस तरह से लिखना है। अच्छा, यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि sin pi, यहाँ पे t है तो t की जगह 1 और इसके साथ ये k लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 से 3 तो मतलब 3i रह जाएगा और यहाँ पे ये e टू द पावर 2 and j और प्लस ये sin pi और यहाँ पे इसके साथ k लिखना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मतलब 3 टर्म्स गिवन है। तो यहाँ पे भी हमने हर एक टर्म के साथ ये लिमिट लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये इस तरह जाएगा कि लिमिट t टेंड्स टू 1 और इसके साथ ये वाला लिखना है कि t क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 एंड i। यहाँ पे भी इसके साथ भी इस तरह से लिखना है कि लिमिट t टेंड्स टू 1 एंड t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 और इसके साथ j लिखना है। यहाँ पे भी इसके साथ अलग ये लिमिट लिखना है। तो ये लिमिट t टेंड्स टू 1 एंड इसके साथ ये लिखना है कि t स्क्वायर एंड प्लस 1 e टू द पावर t माइनस 1 और k इसके साथ लिखना है। तो यहाँ पे ये हमने इस तरीके से हर एक टर्म के साथ अलग अलग ये लिमिट लिखना है। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले तो यहाँ पे अगर हम t की जगह 1 पुट कर ले तो 1 माइनस 1 से 0 आती है और यहाँ पे भी 1 क्यूब से 1 तो मतलब 1 माइनस 1 से 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म मतलब ये अनडिफाइंड फॉर्म आती है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले तो यहाँ पे ये 1 स्क्वायर से 1 आती है और यहाँ पे अगर हम t की जगह 1 पुट कर ले तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 से माइनस 3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 3 से माइनस 2 आती है और यहाँ पे प्लस 2 तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर ले तो 1 स्क्वायर से 1 आती है और यहाँ पे भी 1 तो 1 प्लस 1 से 2 और 2 माइनस 2 से 0 तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास अब वो 0 ओवर 0 फॉर्म आती है। और यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर ले तो ये वाला ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आता। तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है और ये वाला अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये दोनों टर्म हमारे पास अनडिफाइंड होती है। जब ये दोनों अनडिफाइंड होते हैं तो अब इसको हमने इस अनडिफाइंड फॉर्म से बचाना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबरेटर है t क्यूब माइनस 1 तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे तो ये मैंने लिख दिया कि t क्यूब एंड माइनस 1 क्यूब। यहाँ पे ये हमारे पास t क्यूब माइनस 1 है तो 1 की जगह अगर मैं 1 क्यूब भी लिख दूँ तो वापस ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है
अच्छा, तो अब इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होती है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी आवर प्लस बी स्केयर। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे a की जगह t है और b की जगह 1। तो यहाँ पे इस राइट साइड में हमने a की जगह t लिखना है और b की जगह 1। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि t माइनस 1, फिर इसके बाद यहाँ पे ये है a स्केयर है। तो a की जगह हमने लिखना है t, तो यहाँ पे आ जाएगी t स्केयर। फिर यहाँ पे ये प्लस a भी है, तो a की वैल्यू t और b की वैल्यू 1। तो t मल्टीप्लाई 1 से t आती है, तो t एंड फिर प्लस यहाँ पे प्लस और b स्केयर। तो b की जगह यहाँ पे 1 है, तो 1 स्केयर से 1 आती है। तो मतलब t क्यूब माइनस 1 हमारे पास ये वाला इक्वल आ गई। दूसरा यहाँ पे ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में है कि मतलब t स्केयर माइनस 3t प्लस 2। तो इसकी हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टराइजेशन का तरीका है तो वो इस तरह है कि टी स्केयर एंड माइनस 2t एंड माइनस t और प्लस 2। मतलब इस माइनस 3 को हमने स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये आ जाएगी। जब इस फर्स्ट टू टर्म में मैंने t को कॉमन करना है, तो t कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा t एंड माइनस 2। फिर इसमें माइनस 1 को कॉमन करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा t एंड माइनस 2। जब यहाँ पे ये दोनों हमारे पास कॉमन है, तो इसको मैंने कॉमन करना है, तो t माइनस 2 और यहाँ पे रह जाएगी t माइनस 1। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो इसके हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गई। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है, तो इसको भी हमने इस तरह से फैक्टराइज करनी है। तो इस तरह है, तो यहाँ पे ये t स्केयर प्लस t एंड माइनस 2। तो अगेन यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि t स्केयर एंड प्लस 2t एंड माइनस t और माइनस 2। जब इन दोनों टर्म्स में मैंने t को कॉमन करना है, तो t प्लस 2 रह जाएगी और इससे मैंने माइनस 1 को कॉमन करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा प्लस 2। जब यहाँ पे 2 प्लस t को कॉमन करना है और इसके साथ लिखना है t माइनस 1। जब इसके बाद हमने इसमें पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि लिमिट t टेंस टू 1। इसको इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे ये t क्यूब एंड माइनस 1 है, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास है, तो अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे इस t क्यूब माइनस 1 की जगह पुट करनी है। तो ये इस तरह जाएगा कि t माइनस 1 और इसके साथ t स्केयर एंड प्लस t और प्लस 1 ये लिखना है और डिवाइडेड बाय t माइनस 1 ये वाला इस तरह वापस लिखना है और इसके साथ ये i। अच्छा, फिर यहाँ पे सेकंड लिमिट t टेंस टू 1 इसको इस तरह वापस लिखना है और इन इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से हमारे पास ये दो फैक्टर्स आई थी, तो हमने ये पुट करना है। तो ये इस तरह है कि t माइनस 2 और इसके साथ t माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी जगह हमने ये वाला दो फैक्टर्स यहाँ पे पुट करनी है। तो वो इस तरह है कि t प्लस 2 एंड t माइनस 1 और इसके साथ j लिखना है। अच्छा, और यहाँ पे इसको इस तरह से वापस लिखना है कि लिमिट, और इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया। जब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो ये t माइनस 1 इस t माइनस 1 से कैंसिल होता है और यहाँ पे भी ये t माइनस 1 इस t माइनस 1 से, और बाकी यहाँ पे जो टर्म रहते हैं तो उस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहता है, तो इस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये t है, तो इसकी जगह हमने 1 पुट करना है, तो ये 1 स्केयर। यहाँ पे भी t है, तो इसकी जगह भी 1 पुट करना है और 1 और इसके साथ i। फिर यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये जाएगा यहाँ पे t है, तो t की जगह हमने 1, तो मतलब 1 माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 1, तो 1 प्लस 2 और इसके साथ लिखना है j। अच्छा, यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा t है, तो t की जगह हमने लिखना है 1 स्केयर और इसके साथ प्लस 1 और e टू द पावर यहाँ पे t माइनस 1 है, तो t की जगह हमने 1 लिखना है और इसके साथ माइनस 1 और इसके को इसी तरह से वापस लिखना है। जब यहाँ पे 1 स्केयर से 1 आती है, तो 1 प्लस 1 से 2 और 2 के साथ अगर 1 ऐड किया जाए तो इसे 3, तो मतलब 3i। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास प्लस 1 माइनस 2 से माइनस 1 आती है और यहाँ पे 1 प्लस 2 से 3, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/3 और इसके साथ ये j लिखना है।
अच्छा फिर यहाँ पे ये 1 स्क्वायर से 1 आती है तो 1 + 1 से 2, और यहाँ पे ये हमारे पास e पावर 0, मतलब ये e पावर 0 हो जाएगी, और e पावर 0 वो इक्वल होती है 1 की। तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने 1 पुट करना है, और 1 के साथ ये साथ अगर हम ये 1 + 1 मतलब 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे वापस 2 रह जाएगी, और इसके साथ ये क्या लिखना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो यहाँ पे भी हमने हर एक टर्म के साथ अलग अलग लिमिट लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि लिमिट टेंड्स टू 0 इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है। इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है तो इसके साथ भी अलग लिखना है, और थर्ड टर्म के साथ भी इस तरह से अलग लिखना है कि लिमिट t टेंड्स टू 0। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास है कि sin t डिवाइडेड बाई t और लिमिट t टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। मतलब इसके लिए हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये पढ़ना है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा ये इक्वल होती है 1 की। तो इसकी जगह हमने 1 पुट करना है, और दूसरा यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आती है, और यहाँ पे 1 माइनस का 0, तो का 0 वो इक्वल होती है 1 की। तो 1 - 1 से 0, तो मतलब 0 डिवाइडेड बाई 0 पाम ये हमारे पास अनडिफाइंड पाम आती है। और यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इससे भी हमारे पास डिफाइंड वैल्यू आती है। तो मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है तो यहाँ पे ये हमारे पास डिफाइन है अगर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर लें। लेकिन ये जो सेकंड टर्म है तो यहाँ पे ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आती है। तो अब इसको यहाँ पे जो सेकंड टर्म है तो इसको हमने बचाना है अनडिफाइंड फॉर्म से। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास 1 माइनस कास टी है तो इसको हमने रेशनलाइज करनी है। मतलब यहाँ पे ये 1 माइनस कास टी है तो इसको हमने 1 प्लस कास टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको हमने इस तरह से वापस लिखना है, और यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख दूंगा कि लिमिट t टेंड्स टू 0। इस को मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमने रेशनलाइज करनी है। तो रेशनलाइजेशन में इसकी ये जो न्यूमरेटर है मतलब 1 प्लस कास थीटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, और इसके साथ j लिखना है, और ये जो थर्ड टर्म है तो इसको भी इस तरह से वापस लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन इस फर्स्ट टर्म को वापस लिखना है, और यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि लिमिट t टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अब हमने इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 1 माइनस कास टी, और इसके साथ ये 1 प्लस कास टी ये लिखना है, और डिनोमिनेटर में भी t एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस कास टी, और इसके साथ ये j और प्लस ये थर्ड टर्म को इस तरह से वापस लिखना है। अच्छा, अब अगेन ये जो फर्स्ट टर्म है तो ये इस तरह वापस आ जाएगी, और यहाँ पे ये लिमिट t टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये जो हमारे पास है तो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी ये फार्मूला है, और ये इक्वल होती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर से वापस 1 आती है, और सेकंड टर्म का स्क्वायर तो यहाँ पे ये जाएगा का स्क्वायर t, और इस डिनोमिनेटर को इस तरह से वापस लिखना है कि t इंटू 1 प्लस कास टी, और इस थर्ड टर्म को इसी तरीके से वापस आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर से 1 आती है, मतलब यहाँ पे ये 1 माइनस का स्क्वायर टी है, और ये हमारे पास वो फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा वो इक्वल होती है 1 की। तो वो हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है कि 1 माइनस का स्क्वायर थीटा ये इक्वल होती है साइन स्क्वायर थीटा की। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास 1 माइनस का स्क्वायर थीटा ये इक्वल होती है साइन स्क्वायर थीटा की। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 1 एंड माइनस का स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह मैंने ये साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा। अब ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस फर्स्ट टर्म को वापस लिख दिया, और सेकंड ये लिमिट t टेंड्स टू 0, और इसकी जगह मैंने क्या पुट करना है साइन स्क्वायर। तो ये इस तरह जाएगा कि साइन स्क्वायर t एंड डिवाइडेड बाय ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि t एंड 1 प्लस कास t, और इसके साथ j, और ये जो थर्ड टर्म था तो उसको भी हमने इस तरह वापस लिखना है कि लिमिट t टेंड्स टू 0 एंड e टू द पावर 1 माइनस t और k। अच्छा, ये इस तरह जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, इसको वापस इस तरह लिखना है एन साइन
t डिवाइडेड बाई t और i। और यहाँ पे अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि लिमिट t टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है तो मतलब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि साइन t और इसके साथ डिनोमिनेटर में ये t लिख दिया। और दूसरा ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि लिमिट t टेंड्स टू 0 एंड साइन t और डिवाइडेड बाय इसके डिनोमिनेटर में ये दो यहाँ पे ये जो दूसरा 1 प्लस कास t है तो ये लिख दिया। मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर ये साइन t को मैं इस साइन t से मल्टीप्लाई कर लूँ तो वापस साइन स्क्वायर की आती है। इसी तरह अगर मैं 1 प्लस कास t को t से मल्टीप्लाई कर लूँ तो वापस ये वाला फॉर्म आती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है और इसके साथ यहाँ पे j ये भी लिखना है और प्लस लिमिट t टेंड्स टू 0 और इस थर्ड टर्म को वापस लिख दिया। अच्छा, जब इसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि ये इक्वल होती है 1 की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 1i और प्लस यहाँ पे भी ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो अगेन इसकी जगह हमने यहाँ पे 1 पुट करना है और यहाँ पे हमने ये इस तरह लिखना है कि साइन यहाँ पे t है तो t की जगह 0 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 1 प्लस कास t है तो t की जगह 0 और j एंड प्लस यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और t तो t की जगह 0 और इसके साथ ये क्या लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं सिर्फ i भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे ये हमारे पास साइन 0 है तो साइन 0 वो इक्वल होती है 0 की और यहाँ पे ये 1 प्लस कास 0 तो कास 0 इक्वल होती है 1 की। तो मतलब 1 प्लस 1 से 0, लेकिन यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि साइन 0 वो इक्वल होती है 0 की। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 से अगेन 0 आती है और 0 को अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले और इसके साथ ये j भी, तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास 0j अभी हम लिख सकते हैं। मतलब इसको यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, और यहाँ पे e टू द पावर 1 माइनस 0 से 1 तो e पावर 1 और k लिखना है। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये सिर्फ 1 लिख दिया और 0j तो उससे 0 आती है तो मतलब प्लस e और k रह जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। यहाँ पे भी हमने इस लिमिट को इस फर्स्ट टर्म के साथ लिखनी है। तो यहाँ पे अगर ये लिमिट मैं इस फर्स्ट टर्म के साथ लिख दूँ तो यहाँ पे हमारे पास अगेन ये वाला फार्मूला आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई करनी है तो इसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वो 1 लिख दिया और इसके साथ i और यहाँ पे भी इसके साथ हमने अलग लिमिट लिखना है पर बाद में अप्लाई करनी है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने ln लिखना है, फिर 4 लिखना है और यहाँ पे t तो t की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखना है 0। तो यहाँ पे ये 4 प्लस 0 और इसके साथ j लिख दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1i से हमारे पास मतलब i आता है और यहाँ पे ये प्लस ln 4 प्लस 0 से 4 तो ln 4 और इसके साथ ये j लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो वो हमारे पास इस तरह है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर फंक्शन गिवन है और इसके लिए हमने डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट हमने कंटिन्यूटी समझना है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, फिर इसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया कि एफ ऑफ t इज इक्वल टू 1/t माइनस 4। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया कि एफ ऑफ t इक्वल है 1/t माइनस 4। जब यहाँ पे इसके बाद मैंने t की जगह पुट कर लिया 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/0। यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। जब यहाँ पे मैंने t की जगह 4 पुट कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ गई और जब डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो इसका मतलब ये हमारे पास अनडिफाइंड है। लेकिन 4 के अलावा यहाँ पे कोई भी इसी तरह का रियल नंबर नहीं है कि अगर वो हम यहाँ पे पुट कर लें और इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 आ जाए। तो सिर्फ 4 ही वो एक इंटीजर है या रियल नंबर है जिस पे हमारे पास ये वाला फंक्शन अनडिफाइन है। जब 4 पे ये अनडिफाइन है तो इसका मतलब अब ये जो हमारे पास फंक्शन है तो 4 पे ये हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो 4 पे ये डिसकंटिन्यूस है।
इसके अलावा बाकी मैंने आपको बताया कि t की जगह अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट कर ले तो उस पे ये वाला फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन डिफाइन है। मतलब जब डिफाइन हो तो आपने तो फिर आपने ये याद रखना है कि वो उस वैल्यूज पे वो वाला फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। जैसे कि यहाँ पे ये 4 के अलावा जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो मतलब 4 के अलावा जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन सिर्फ 4 पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है तो इसमें भी हमने ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है। फर्स्ट ti है, दूसरा 3j और थर्ड जो है तो वो हमारे पास 1 - tk है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था तो वो वाला तरीका हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ti, तो ये लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ti। अच्छा, अब यहाँ पे अगर t की जगह मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर लूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास ये डिफाइन वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये वाला, तो ये हर एक रियल नंबर पे डिफाइन है। इसी तरह अगर यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है 3j, तो यहाँ पे t है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, डिफाइन है। इसी तरह अगर हम ये थर्ड टर्म लिख दे तो वो है 1 - t और k। अच्छा, t की जगह हमने वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है जिस पे ये वाला टर्म डिफाइन ना हो। तो यहाँ पे ये लीनियर है, तो ये भी हर एक रियल नंबर पे क्या है, डिफाइन है। जब ये हमारे पास डिफाइन हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो इसकी हर एक टर्म हमारे पास क्या है, डिफाइन है। मतलब हर एक टर्म जब डिफाइन है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास गिवन वेक्टर फंक्शन है तो ये भी हमारे पास कंटिन्यूस है एट ऑल रियल नंबर्स। तो इसके लिए अब हमने आंसर ये इस तरह लिखना है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लास्ट में लिखना है कि f of t इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि एट ऑल वैल्यूज ऑफ t, मतलब t की हर एक वैल्यू पे ये हमारे पास क्या है, डिफाइन है। जब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। जब इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि g of t इक्वल टू ti एंड माइनस t इनवर्स k। तो यहाँ पे भी ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो ये हमारे पास एक लीनियर टर्म है, तो ये भी हर एक रियल नंबर पे या t के हर एक वैल्यू पे क्या है, डिफाइन है। मतलब t की जगह अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे तो ये हमें एक डिफाइन वैल्यू देगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो सेकंड टर्म है तो वो इस तरह है कि t इनवर्स k, या इस तरह सिर्फ हम t इनवर्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/t। अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने पुट कर लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में t है तो t की जगह यहाँ पे मैंने पुट कर लिया 0। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट t इक्वल टू 0। जब मैंने t की जगह यहाँ पे 0 पुट कर लिया तो यहाँ पे ये हमारे पास 1/0 पाम आ गई। तो 1/0 पाम का मतलब यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड पाम आ गई। जब अनडिफाइंड पाम हो गई तो इसका मतलब ये जो सेकंड टर्म है तो ये सेकंड टर्म 0 पे क्या है, अनडिफाइन है। जब 0 पे अनडिफाइन है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो ये गिवन फंक्शन के लिए हमने अब कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो गिवन फंक्शन है तो ये गिवन फंक्शन हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होगा। जब हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होगा तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है तो ये हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा, लेकिन 0 पे ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगी। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये वाला तो ये 0 पे क्या होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। लेकिन हमने यहाँ पे डिसकंटिन्यूस डिस्कस नहीं करना, क्योंकि बुक में हमें बताया गया है कि आपने इसके लिए सिर्फ कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे डिसकंटिन्यूस को डिस्कस नहीं करना। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स है उस हर एक रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह अब लिखना है, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है, लिख दिया लास्ट में कि g of t is continuous at all real numbers except 0। मतलब 0 पे ये सिर्फ हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। या यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मतलब ऑल रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस है लेकिन t नॉट इक्वल टू 0। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
कि ऑल रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन 0 पे ये नहीं है। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि रियल नंबर से हमने 0 को स्किप करना है, बाकी जो रियल नंबर्स है तो वो यहाँ पे बाकी रहते हैं। तो उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला गिवन फंक्शन क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सी पार्ट है तो वो ये वाला गिवन है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है तो वो ई पावर टी है, और ई पावर टी ये हमारे पास हर एक नंबर पे मतलब डिफाइन है, हर एक रियल नंबर पे डिफाइन है। अगर यहाँ पे हम ई पावर 0 पुट कर ले तो उससे 1 आती है, या अगर हम टी की जगह -1 पुट कर ले तो वो 1/e का इक्वल होते हैं। तो इसकी भी हमारे पास वो वैल्यूज है, मतलब उसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। या अगर हम 2 पुट कर ले तो e² e पावर 2, तो उसकी भी वैल्यू है। तो मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है e पावर t, तो ये भी हमारे पास डिफाइन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। तो यहाँ पे सिंपल मैंने डिफाइन लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि t भी हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होता है। ये वाला अब ये जो टर्म है मतलब t इनवर्स j, तो इसको अगेन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/t। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं t की जगह 0 पुट कर लूँ तो यहाँ पे ये एक दफ़ा हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे ये अगेन आ जाएगा अनडिफाइन। तो इसका मतलब ये जो से ये वाला जो टर्म है तो ये डिफाइन है हर एक रियल नंबर पे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है तो ये अगेन t = 0 पे डिफाइन नहीं है, बाकी हर एक रियल नंबर पे ये डिफाइन है। और यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म है तो इसके साथ t तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिफाइन है। तो अब इसके लिए हमने अगेन कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो लास्ट में हमने इस तरह लिखना है कि f इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। जब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, डी पार्ट है, तो वो ये वाला है। तो इसमें एक यहाँ पे ये स्क्वायर रूट वाला टर्म है। तो यहाँ पे ये हमें मालूम है कि जो स्क्वायर रूट है तो उसकी जो डोमेन है तो वो हमारे पास ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। 0 भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं t की जगह 0 पुट कर लूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0i, तो 0i से 0। और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो 0 स्क्वायर रूट से 0, तो 0j से भी 0। और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो 0 + 0, मतलब ये हमारे पास 0 एंड 0 स्क्वायर रूट से भी 0 आती है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0/0, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो हमारे पास गिवन वेक्टर फंक्शन है, तो ये वेक्टर फंक्शन उस रियल नंबर पे सिर्फ क्या है, ये जो हमारे पास गिवन वेक्टर फंक्शन है तो ये गिवन वेक्टर फंक्शन कंटिन्यूस होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स पे। मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव रियल नंबर यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब यहाँ पे इसकी जो हमारे पास कंटिन्यूटी है तो अब हमने इस तरह लिखना है। तो लास्ट में ये पर इस तरह लिखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास GFT वेक्टर फंक्शन है तो ये इस कंटिन्यूस एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है।